So once again, good morning and good afternoon to all of you, and welcome to you all in my YouTube channel, Ajay Sir Science Classes. In the previous video, I have already discussed about the chapter safety and first aid. But in today's class, I am going to discuss the half part, the rest part of this chapter safety and first aid. And before we going to through the chapter, I would like to say you that please like and subscribe my YouTube channel Ajay Sir Science Classes, and try to share with your friends to they are also getting the more information regarding this chapter. In this class I am going to discuss about first aid, एंड फर्स्ट एड के बारे में इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ इन केस ऑफ वुंड, यानी क्या हम लोग सेफ्टी रूल यूज करेंगे इन केस ऑफ वुंड, जब जख्म हो जाता है, जब घाव हो जाता है, तो इस केसेस में हम लोगों को क्या करना है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए जाएंगे, अगर उस स्टेप को आप 100% फॉलो करेंगे तो फिर आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। यानी सिंपली समझ लीजिए कि अगर माइनर कट्स है, माइनर स्क्रैचेज हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो स्टेप्स हम यहाँ पे बता रहे हैं उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो सबसे पहला जो, यानी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा कि फर्स्ट क्लीन योर ओन हैंड्स विथ सोप एंड वाटर, यानी आप अपने हाथ को साबुन और पानी से अच्छे तरीके से साफ कर लें। उसके बाद जहां पे घाव हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि इस पोर्शन पे घाव हुआ है, तो उस घाव को भी सोप एंड वाटर से वॉश कर लेंगे, है ना। उसके साथ साथ उसमें कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम जो भी होगा उसको हम लोग अप्लाई कर लेंगे। इसलिए करते हैं अप्लाई ताकि थोड़ा सा भी कचरा होगा वो सारे के सारे कचरा उस वुंड्स से निकल जाए। ऐसा अगर नहीं करेंगे, वुंड्स से अगर वो कचरा नहीं निकलेगा तो फिर इन्फेक्शन लगने की प्रबल संभावना है, हम बड़ी भारी समस्या में पड़ सकते हैं, फंस सकते हैं। उसके बाद जो स्टेप्स है कि अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग को, यानी खून का अगर रिसाव हो रहा है, खून बह रहा है, तो उस केस में क्या करना है, हम लोगों को वहां पे एक आइस, छोटा सा आइस लेकर के उसके ऊपर में रब करना है, यानी रगड़ना है। फिर उसको जो आपका जख्म है उसको क्लीन प्लास्टर या फिर जो बैंडेज होता है उससे उसको रैप कर दीजिए, है ना। साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए जिससे आप उसको रैप करेंगे, है ना। इसके बावजूद भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुकता है तो ट्रॉन्केट, एक तरह का वो क्या बोलेंगे, बांधने वाला होता है, उससे आप वुंड को बांध सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि आप घाव को तब तक साफ करते रहिए, जैसे आज अगर बैंडेज हुआ है ना, आज अगर बैंडेज हुआ है तो ठीक है, फिर उसको आज छोड़ दीजिए, कल भी हो सकता है तो छोड़ दीजिए, परसों फिर उसको खोल करके साफ कीजिए। यानी तब तक घाव को साफ सफाई करते रहना है जब तक कि वो पूर्ण रूपेण भर न जाए, हीलिंग कंप्लीटली हो न जाए। हमेशा मतलब 24 घंटे से 48 घंटे के बाद घाव को साफ करना है, उसमें से कचरे को निकाल देना है, जो भी पस वगैरह होगा उसको निकाल देना है, और उसका फिर से एक नए बैंडेज से उसको बांध देना है ना। एंड लास्ट में कि इफ द वुंड डज नॉट हील एंड द पेशेंट डेवलप ए फीवर, टेक हिम टू ए डॉक्टर। इतना करने के बावजूद अगर पेशेंट रिलैक्स नहीं फील कर रहा है, उसको फीवर आ रहा है, तो अब आप उसको डॉक्टर के पास ले जाइए। तो ये हुआ इन केस ऑफ वुंड। लेकिन अगर ये वुंड डीप हो जाए, ठीक है ना, इन केस ऑफ डीप वुंड की बात जब आती है, यानी जब, है ना, भारी जख्म हो जाए, जब गहरा जख्म हो, उस समय में हम लोग को क्या करना है। तो जब डीप वुंड हो, जब कचरा डेप्थ में हो, गहरा हो, तो इट वुड बी if the wound is deep, the patient should be taken to a doctor after a cleaning the wound। यानी पहले तो आप घाव को, जख्म को साफ कर दीजिए, और अच्छे से साफ करने के बाद पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाइए। अगर वहां पे जरूरत होगा तो वो इंजेक्शन लगाएगा,
इंजेक्शन इसलिए जरूरत है क्योंकि उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शियस डिजीज लग सकता है, जिसका आप सुने होंगे टेटनस हो जाता है ना, लोग कहता है कि जो कट गया है तो टेटनस हो गया है। तो टेटनस एक इन्फेक्शियस डिजीज है। टेटनस का इन्फेक्शन नहीं लगे, नहीं तो एक बार इन्फेक्शन टेटनस का लग जाएगा तो फिर उसको बचाना काफी मुश्किल होता है, ठीक है ना। और अगर इसके बावजूद भी जब बहुत बड़ा है तो एक और चीज किया जा सकता है कि जो जैसे मान लेते हैं कि अगर इस तरह का कटिंग है तो इस पे स्टिच कर देते हैं, है ना, टाका जिसको बोलते हैं, वो टाका लगा देते हैं। इस टाका लगने से क्या होगा, वो जख्म जो है वो पूरा का पूरा भर जाएगा, है ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट जो हम लोग देखते हैं कि अगर एनिमल बाइट होता है, इन केस ऑफ एनिमल बाइट, इन केस ऑफ एनिमल बाइट, जैसे कोई जानवर काट लिया, कुत्ता काट लिया, बिल्ली काट लिया, है ना, इवन अगर सांप काट लिया, तो इस केस में क्या करना है, इस केस के लिए सेफ्टी एड को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ एनिमल बाइट, यानी जब कोई जानवर काटता है ना, तो उस केस में क्या करेंगे। अब जैसे सिंपली समझ लीजिए यहाँ पे कि अगर कुत्ता काटता है, बंदर काटता है, या फिर और भी कोई जानवर काटता है, तो वहां पे एक डेंजरस डिजीज जिसको बोलते हैं रेबीज नाम का वायरस हमारे बॉडी में जाएगा और कहीं ना कहीं वो हम लोग को परेशान और तबाह कर सकता है ना। तो इस केसेस में हम लोग को क्या करना है कि द बाइट एरिया शुड बी इमीडिएटली, यानी जहां पे काटा है, जैसे मान लेते हैं कि इस पोर्शन पे काटा या यहाँ पे काटा या पांव में काटा, तो जहां भी काटा है ना, उसको क्या करना है, इमीडिएटली आपको सोप और वाटर से उसको साफ करना है, अच्छे से उसको साफ कर देना है, और साथ ही साथ उसके ऊपर में कोई एंटीसेप्टिक क्रीम को अप्लाई कर देना है ना। और उसके बाद पेशेंट को उठा करके डॉक्टर के पास ले जाइए। अगर उसको जरूरत लेगा तो वो वैक्सीन यानी टीका, जो प्रीवियस क्लास में आप पढ़े होंगे, है ना, वैक्सीनेशन के बारे में, इम्यूनिटी डेवलप करने के बारे में, तो अगर जरूरत होगा तो वो वैक्सीन वहां पे लगाएगा। अगर स्नेक बाइट हुआ है, सांप अगर काटा है, तो सांप काटने के केस में आपको क्या करना है कि फिर उसको साफ पानी से धोइए, लोशन वगैरह अप्लाई कीजिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जिस पोर्शन पे काटा है उस पोर्शन और हार्ट के बीच जो है ना, जो एरिया है, उसको किसी तरीके से ब्लॉक कर दीजिए ताकि ब्लड का नॉर्मल फ्लो नहीं हो सके। क्योंकि जब स्नेक काटता है तो उस केस में स्नेक द्वारा जो पॉइजन रिलीज होता है वो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट पे, हमारे नर्वस सिस्टम पे वो एक्शन करेगा, और एक्शन करेगा तो हम डैमेज हो सकते हैं, हमारी डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो उस केस में क्या करना है कि डॉक्टर के पास तो ले जाइए, लेकिन ले जाने से पहले जो जख्म है और हार्ट के बीच, जैसे यहाँ पे अगर इस तरह का हुआ इंसिडेंट और हार्ट हमारा यहाँ करते हैं, यहाँ पे कस के कपड़े से बांध दीजिए ताकि ब्लड का फास्ट फ्लो नहीं हो, स्लो फ्लो हो, नॉर्मल फ्लो। तो ये सब जो है वो सेफ्टी रूल्स हैं जिसको अपना करके आप बच सकते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट में कि इन केस ऑफ, है ना, ब्रोकन बोन्स एंड स्प्रेन, इन केस ऑफ ब्रोकन बोन्स एंड स्प्रेन, यानी अगर हड्डी टूट गया या मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, तो उस केस में हम लोग को क्या करना है। आप देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग चलते चलते अचानक गिर जाते हैं, और जब अचानक गिरते हैं तो हो सकता है कि हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाए, खिंचाव आ जाए, जिसको मुचुकना बोलते हैं, उस तरह का हो जाए। और कभी कभी तो ये भी होता है कि हमारा हड्डी जो है वो ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है ना। जहां पे टूटेगा वहां पे थोड़ा सा फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाएगा, पेन हो जाएगा, वो जो इंजर्ड पोर्शन है उसको मूव करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। यानी तो इस केस से बचने के लिए क्या कर, मतलब इस केस में क्या करना है कि हम लोग इमीडिएटली एक्सरे पहले करवाएंगे कि देखेंगे कि आखिर हड्डी की क्या स्थिति है, टूटा हुआ है, ब्रेक किया हुआ है, क्रैक किया हुआ है, अपने जगह से डिस्प्लेस्ड हो गया हुआ, ये सब चीज करके एक्सरे के माध्यम से हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या है कि सबसे बड़ी जो सावधानी बरतनी है कि जो पोर्शन डैमेज हुआ है, जो पोर्शन अफेक्टेड हुआ है, उस पोर्शन को इस तरीके से स्टे करके रखना है कि वो मूव नहीं करे, है ना। पेशेंट को न चलने का परमिशन रहेगा, ना ही जो पोर्शन अफेक्ट हुआ है, जो इंजर्ड हुआ है पोर्शन, उसको हिलाने डुलाने का परमिशन नहीं है। उसको जितना रिलैक्स फेज में रखे,
है ना। अगर कंडीशन इससे भी ज्यादा खौफनाक अगर भारी हो जा रहा है तो उसको एकदम इमीडिएटली इमरजेंसी वार्ड में उसको डॉक्टर के पास भेज दिया जाए। कभी कभी देखिएगा, है ना, कि जैसे एंकल हुआ, रिस्ट हुआ, कलाई हुआ, ये सब है ना, इसमें देखते हैं ना कि स्प्रेन आ जाता है ना, और देखिएगा क्या कि यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू होता है। तो उस केस में क्या करना है आपको कि उसको तो स्टे करके रखना ही है, क्रेप बैंडेज लगा दीजिए, है ना, लाल कपड़े वाला आता है ना, उसका उस पर बैंडेज लगा दीजिए, ठीक है ना। वो इस तरह से बैंडेज लगाना है कि उसका मूवमेंट नहीं हो सके, जो इंजर्ड पार्ट है, जो डैमेज, जो अफेक्टेड पार्ट है, उसको पेशेंट हिला नहीं सके। दूसरा क्या है कि जिस समय ऐसा होता है उस समय ठंडे पानी से उसको ये कर दीजिए, वॉश कर दीजिए, ठंडे पानी से सेक दीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट डे से क्या करना है कि 2 से 3 बार गर्म पानी से, उसको गुनगुने पानी से दिन में 2 से 3 बार उसको सेकाई करने का काम कीजिए। तीसरा कि मसल रिलैक्सेंट होता है, ऑइंटमेंट आता है, उसको 2 से 3 बार पूरे बॉडी पे, है ना, उसको रब करना है कि पेशेंट को रिलैक्सेशन फील हो। इस तरीके से बस यही जो है वो सेफ्टी एंड फर्स्ट एड में आपको इस क्लास में पढ़ना है ना। हमको लगता है कि आपको जितने भी चीज पढ़ने थे उसकी सारी जानकारी हम दे दिए हैं यहाँ पे, है ना। अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा चीज जो हम नहीं बता पाए होंगे वीडियो में, जो नहीं आप तक मैसेज शेयर हो पाया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख करके टाइप करेंगे और जो भी क्वेश्चन होगा वो मेरे से बेझिझक पूछेंगे। हम जैसे ही क्वेश्चन आपका आएगा हम उसको देखेंगे, आपके क्वेश्चन को फॉरवर्ड करेंगे। अब अगले क्लास की बात जब आती है तो अगले क्लास में हम डायरेक्टली बुक के क्वेश्चंस पे कैमरा को फोकस करेंगे और उसके हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होगा उसको हम बोर्ड पे यहाँ पे आंसर लिख देने का काम करेंगे। तो अगले वीडियो जो होगा, नेक्स्ट वीडियो, वो कंप्लीट इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का होगा। आशा ही नहीं, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो जो है वो काफी पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को फिर से बता रहे हैं कि एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इस क्लास में आपको देखने के लिए, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।